अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी उन बेटों की माओं के नाम है जो दूसरों को बेटियां होने का ताना तो देती हैं मगर अपने लिए दुआ नहीं करती कि अल्लाह उनको बेटों का सुख देखना नसीब करे। हमारी कहानी का आगाज ऐसे एक घर से होता है जहां खुशियों का मयार सिर्फ बेटा होना था। मेरे वाला दरशद साहब और ताया असलम साहब बरसों से परदेस में मुकीम थे और अपनी मेहनत की कमाई का हर कतरा दादो के नाम पर भेजते थे। दादो इस घर की ऐसी खुदमुख्तार मलका थी जिनका हुक्म पत्थर पर लकीर होता था। मेरी माँ एक निहायत सादा और साबर खातून थी जिनकी पूरी जिंदगी दादो की खिदमत और खामोशी में गुजर रही थी क्योंकि उनकी गोद में सिर्फ दो बेटियां थीं। दूसरी तरफ ताई अम्मा का रोब देखने वाला था। उन्हें इस बात का शदीद तकब्बर था कि उन्होंने खानदान को दो वारिस दे रखे हैं, हम्माद और रयान। जब भी अब ताया अब्बा और अब्बा की तरफ से भेजी गई रकम का लिफाफा खुलता तो दादो की आंखों में एक अजीब सी चमक आती थी। वो रकम का बड़ा हिस्सा फौरन ताई अम्मा के हाथ में रख देती और मेरी माँ को सिर्फ इतने पैसे मिलते कि बमुश्किल हमारा दूध और मामूली जरूरियात ही पूरी हो सके। घर के राशन में भी दोहरा मयार वाजे था। ताई के बेटों के लिए बालाई वाला दूध और देसी घी के पराठे मखसूस थे, जबकि हमें अक्सर खुश्क रोटी और चाय पर तनख्वाह दिया जाता था। जब हम लोग जिद करते या रोते तो दादो कहती थी, लड़कों ने कद निकालना है, लड़कों ने कद निकालना है, आगे जाकर उन्होंने एक नस्ल चलानी है, उन्हें ताकत चाहिए। तुम लड़कियों ने तो पराए घर चले जाना है, तुम्हें सादा खाने की आदत होनी चाहिए। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे, ईद का मौका या कोई और त्योहार, हम्माद और रयान के लिए नए जूते, महंगे कपड़े और खिलौनों के ढेर लग जाते थे। उनसे उनके मुंह से निकली हुई हर बात पूरी होती थी। मैं और डिमरा आपी की अक्सर हसरत भरी निगाहों से उनकी रंगीन दुनिया को हम लोग देखते थे। एक बार हम्माद के पास एक ऐसी खूबसूरत रिमोट वाली गाड़ी आई, मैंने मासूमियत में उसे छूने की कोशिश की तो हम्माद ने मुझे धक्का दे दिया और गुस्से से जोर से चिल्लाने लगा। मेरी चीख सुनकर दादो कमरे से बाहर निकली। बजाय इसके कि वो हम्माद को समझाती, उन्होंने उल्टा मुझे ही झिड़क दिया। मुझे झिड़क दिया और तड़ाक से मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मार दिया। डांटते हुए कहने लगी, खबरदार खबरदार, जो मेरे पोते की किसी चीज को हाथ लगाया। तुम लड़कियों को इतनी शह किसने दे रखी है? तुम्हारी माँ ने अच्छी तरबियत नहीं की। वो गुस्से से फुंकारी। मेरी माँ किचन से दौड़ती हुई आई और मुझे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी। ताई अम्मा दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। उनका हक बेहतरी से दादो अदा करती थी, जैसे ये सब देखकर उन्हें दिली सुकून मिल रहा हो। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ था, छोटी सी उम्र में, कि इस घर में मोहब्बतें भी जिन्स देखकर बांटी जाती हैं और हमारी हैसियत सिर्फ उन टुकड़ों पर है जो पोतों के पेट भरने के बाद बच जाते थे। साल में एक बार जब अब्बा और ताया अब्बा इकट्ठे छुट्टी पर घर आते तो घर की फजा में मसनूई खुशगवारी छा जाती थी। ताया अब्बा जब भी बैठते अपने बेटों के कसीदे पढ़ना शुरू कर देते। अपने बेटों के कसीदे पढ़ते। एक शाम जब सब सहन में बैठे चाय पी रहे थे, ताया अब्बा ने अब्बा की तरफ देखा और दांस्ता तौर पर अब्बा से कहा, अरशद भाई, मैंने सोचा है कि अब जमीनों और दुकानों का सारा मामला मैं खुद ही संभाल लूंगा। आखिर को हम्माद और रेयान अब बड़े हो रहे हैं और यही इस जायदाद के असल वारिस हैं। आप क्या करेंगे? आपकी तो बेटियां हैं, उनको तो हमने अच्छे घरों में रुखसत करना है। उनका अच्छा सा जहेज देकर जमीनों का बोझ उठाना उनके बस की बात नहीं है और ना ही उन्हें इस चीज की जरूरत है। जमीनों की, दुकानों की जरूरत तो मेरे बेटों को है। अब्बा ने खामोशी से चाय का घूंट भरा और सर झुका लिया था। मुझे अब्बा की वो खामोशी किसी जहर से कम नहीं लगी थी। कम अज कम अब्बा को बोलना चाहिए था। वो शायद माँ के दबाव और ताया के बेटे वाले मान के सामने बेबस हो गए थे। मुझे ये अपने बाप की खामोशी जरा अच्छी ना लगी। ताया अब्बा का ये लहजा हमें बार बार जताता था कि हम इस घर में एक अजाफी बोझ हैं।
جس کا کوئی مستقل مقام نہیں ہے۔ حماد اور ریان بھی اپنے باپ اور دادوں کے اس رویوں کو دیکھ کر ہمیں نیچا دکھانے کی کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ چاہے ہمیں ماریں یا ہماری کوئی چیز توڑیں، ہماری جتنی بھی دل آزاری کریں، دادو ہمیشہ ان کی طرفداری کرے گی، اور اس چیز کا وہ بہت فائدہ اٹھاتے تھے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے ہماری تعلیمی ضروریات بڑھنے لگی تھی، لیکن دادو کے دل میں ہمارے لیے کوئی بھی نرمی پیدا نہ ہوئی۔ حماد اور ریان کو شہر کے مہنگے اسکول میں داخل کروایا گیا، جہاں ان کا بھاری جیب خرچ الگ سے مقرر تھا، جبکہ ہمیں سرکاری اسکولوں میں بھیجنے پر بھی دادو کو اعتراض تھا۔ جب بھی نمرا آپی کو نئی کتابوں یا یونیفارم کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تو انہیں کئی دن دادو کی خوشامد کرنا پڑتی تھی۔ دادو کے آگے پیچھے پھرنا پڑتا تھا۔ دادو پیسے دیتے ہوئے زہریلے جملے کہتی، بہت ساری باتیں سنا کر کہتی، اتنا پڑھ لکھ کر کون سا تم نے افسر لگنا ہے؟ آخر کو چولہا ہی جھونکنا ہے نا، کیوں میرے بیٹوں کی کمائی کو ضائع کر رہی ہو؟ تم اسے سمجھاتی کیوں نہیں؟ وہ میری ماں کی طرف دیکھ کر کہتی۔ میری ماں اکثر ہمیں ساتھ لے کر دادو کے پیروں میں بیٹھ جاتی اور رو رو کر ہماری تعلیم کے لیے التجا کرتی کہ بیٹیاں ہی ہیں تو پڑھانا تو ضروری ہے نا، بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو پڑھانا ضروری ہے۔ تب کہیں جا کر چند روپے ہمیں نصیب ہوتے تھے۔ تائی اماں اس دوران اکثر کہتی تھی، لڑکیوں کو زیادہ پڑھانا نہیں چاہیے، ان کے ہاتھ میں قلم کے بجائے برتن ہی اچھے لگتے ہیں، باہر جا کر لڑکیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ ایک بار جب میرے کالج سے ایک ٹرپ جا رہا تھا تو میں نے بڑے شوق سے ذکر کیا تو تائی اماں نے فوراً ٹوکا، کہنے لگی، لڑکیاں اتنی دور اکیلے نہیں جاتی، اور پھر اتنے فضول پیسے کاموں میں پیسے کیوں اڑاؤ گے آپ لوگ؟ دادو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور میری امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا۔ اس رات میں نے بڑے آنسو بہائے، بہت آنسو بہائے، لیکن وہی آنسو میرے عزم کی بنیاد بنے۔ اس دن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اتنی کامیابی حاصل کروں گی کہ مجھے ان نام نہاد بارسوں کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے۔ جب ہم نے کالج اور یونیورسٹی کی دہلیز پر قدم رکھا تو گھر میں پیسوں کی ریل پیل رہی تھی، اور امتیاز کا فرق ایک نئی اور بھیانک شکل اختیار کر چکا تھا۔ ابا اور تایا کی بھیجی ہوئی رقم اب دادو کے پاس آتے ہی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ ایک حصہ وہ تھا جو خاموشی سے حماد اور ریان کی عیاشیوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا، اور دوسرا وہ معمولی حصہ جس میں ہمیں اپنی پوری زندگی گزارنی تھی۔ تائی اماں اب فخر سے پورے محلے میں کہتی پھرتی تھیں کہ ان کے بیٹے شہر کی بڑی مشہور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور ان پر بہت سارا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور وہ افسر بن کر نکلیں گے، ان کا مستقبل روشن ہے۔ جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ دونوں لڑکے یونیورسٹی کے نام پر صرف آوارہ گردی اور غلط صحبتوں میں پڑ چکے تھے۔ دادو انہیں ہزاروں روپے جیب خرچ کے نام پر دیتی تھی، اور جب کبھی میری ماں ہم بہنوں کے لیے کسی ضروری فیس یا کتاب کا ذکر کرتی تو دادو کا ماتھا تن جاتا تھا۔ وہ غصے سے اماں کی طرف دیکھتی اور بڑے غصے سے کہتی، ان لڑکوں کو تو باہر نکلنا ہوتا ہے، دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کی شان و شوکت ہی خاندان کی عزت ہے۔ تم لڑکیوں کو گھر بیٹھے اتنے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیوں نہیں سمجھاتی ان کو؟ لڑکوں سے مقابلہ کرنے پر اکساتی رہتی ہو۔ یہ بات سن کر میری ماں کی آنکھوں سے خاموش آنسو گرنے لگتے۔ حماد اور ریان کو ملنے والی بے جا آزادی اور اندھی دولت نے انہیں بدتمیز اور خود سر بنا دیا تھا۔ وہ اب گھر میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہر ایک سے بدتمیزی کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، یہاں تک کہ دادو کی بھی کبھی کبھی تذلیل کر دیتے تھے، لیکن دادو کو ان کی ہر بات پر مسکرا دیتی تھی اور کہتی تھی، شیر ہیں، جوان خون ہے، تھوڑی بہت شرارت تو کریں گے نا۔ اکثر جب کبھی بدتمیزی کر دیتے تو میں کہتی کہ دادو دیکھیں حماد آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، تو دادی کہنے لگی کہ کانفیڈنس سے بات کرتا ہے وہ۔ اسی طرح ایک دن محلے کا ایک بزرگ شخص غصے میں لال پیلا ہو کر ہمارے دروازے پر آیا اور شور مچانے لگا کہ حماد نے اس کی بیٹی کا راستہ روکا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔
ये सुनकर पूरे मोहल्ले में तमाशा लग गया, लेकिन ताई अम्मा ने बाहर निकलकर उस बुजुर्ग को ही खरी खरी सुना दी और अपने बेटे की तरफदारी की। उस दिन पहली बार दादो खामोश रही। शायद उनके दिल में भी कहीं कोई खटक पैदा हो गई थी, लेकिन अपने बेटों की मोहब्बत ने उनकी जबान पर ताला डाल रखा था। बोली कुछ भी नहीं। घर के अंदर की खामोशी अब बोझल होने लगी थी, क्योंकि हमाद और रयान अब अक्सर रात गए घर लौटते थे और बहुत टाइम के बाद दादा इंतजार करती रह जाती। उनके कपड़ों से आने वाली बू ये बताने के लिए काफी थी कि वो किस रास्ते पर निकल पड़े थे। हम बहनों ने इन हालात को देखकर खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया था। हम दिन रात मेहनत करने लगे थे। हम जानते थे कि अगर हमें इस दलदल से निकलना है तो तालीम ही हमारा वाहिद सहारा है। मैं और निम्रा आपी रात भर एक ही चिराग की रोशनी में पड़ती थी, क्योंकि दादो को बिजली के बिल की बहुत फिक्र रहती थी, लेकिन वो कभी उन एसी की फिक्र नहीं करती थी जो लड़कों के कमरों में दिन रात चलते थे। एक दिन मैंने हिम्मत की और हिम्मत करके दादो से कहा, दादो, हमाद भाई रोज रात को देर से आते हैं और उनके दोस्त भी कुछ अच्छे नहीं लगते। आप उन्हें समझाती क्यों नहीं? मुझे तो लगता है वो जरूर कोई गलत काम करते हैं। दादो ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोली, तुम अपनी हद में रहो। वो मर्द है, जहाँ चाहे जाए और जिससे चाहे मिले और जब चाहे घर आए। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बीबी, और कल को जो तुम्हारा रिश्ता आए तो खामोशी से रुखसत हो जाना। इधर उधर की बातों पर गौर मत किया करो। उनका ये जवाब सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोया था, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि मैं जानती थी कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। हालात उस वक्त मजीद संगीन हो गए जब घर में चोरी छुपा नशा आवर चीजें मिलने लगी थी, कभी हम्माद के कमरे से और कभी रयान के कमरे से। रयान जो छोटा था, वो भी हम्माद के नक्शे कदम पर चलते हुए सिगरेट नोशी और दीगर बुरी आदत का शिकार होने लगा था। एक बार जब ताई अम्मा ने उनके कमरे की सफाई करते हुए कुछ मशकूक बोतलें देखी, तो उन्होंने शोर मचाने की बजाय या दादों से बात करने की बजाय उन्हें खामोशी से छुपा दिया था, ताकि ताया अब्बा और अब्बा को भी पता न चले। ये वो मोड़ था जहां इस घर की बर्बादी की बुनियाद रखी जा रही थी। उन दोनों को टोका और करना तो जुर्म समझा जाता था, क्योंकि जब माँ बाप ही औलाद के गुनाहों पर पर्दा डालने लगते हैं तो तबाही यकीनी हो जाती है। दादो भी सब समझती थी, लेकिन उनकी ममता अब एक अंधी तकलीफ बन चुकी थी। वो सिर्फ ये चाहती थी कि उनके पोते उनकी आंखों के सामने रहें, चाहे वो किसी भी रास्ते पर हों, चाहे वो कुछ भी करें। हम बहनें खामोश तमाशाई बनी ये सब देखती रहती थी और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत दे कि हम अपना और अपनी माँ का बोझ उठा सकें और इस मुहताजी से निकल सकें, क्योंकि अब इस घर की दीवारें भी हमें गिरती हुई महसूस होने लगी थी। हालांकि हमारा बाप सर पे था, कमाता था, ढेर सारा पैसा भेजता था, लेकिन फिर भी हम मोहताजी की जिंदगी गुजार रही थी, दादों की मोहताजी की। वक्त के साथ साथ हम्माद और रयान की सरकशियां इस हद तक बढ़ गईं कि अब घर वालों के काबू से बाहर हो चुके थे। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद सो रहा था, हमारे दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक ने सबको हका बका कर दिया, क्योंकि दरवाजे पर दस्तक बहुत जोरदार थी। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने पुलिस खड़ी थी, जिसके साथ मोहल्ले का एक जख्मी लड़का भी था। मालूम हुआ कि हम्माद ने नशे की हालत में मामूली झगड़े पर एक बोतल तोड़कर उस लड़के के सर पर दे मारी थी और उसे जख्मी कर दिया था, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। पुलिस वाले हम्माद को घसीटते हुए गाड़ी की तरफ लेकर जा रहे थे, तो पूरे घर में कहराम मच गया। मोहल्ले के लोग अपने घरों से बाहर निकल निकल कर देखने लगे। दादा, जो अब तक अपने पोतों के हर गुनाह पर पर्दा डालती आई थी, पुलिस के पैरों में गिर पड़ी और दुहाइयां देने लगी कि खुदा के लिए इसे छोड़ दो। तुम लोगों को जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। मेरा चांद जैसा पोता ऐसा नहीं कर सकता, उसे छोड़ दो। लेकिन कानून के सामने उनके आंसुओं की कोई कीमत ना थी। उन पुलिस वालों ने जरा नहीं सुनी। ताई अम्मा तो जैसे सख्ते में चली गई। उनका वो गरूर
जो बेटों की वजह से था, पल भर में खाक में मिल गया था। हमाद के जेल जाने के बाद घर की फजा सोगवार तो थी, लेकिन ताई और दादों के लिए असल परेशानी अपनी इज्जत बचाना था। उन्होंने फौरी तौर पर मस्कत फोन किया और रो रो कर ताया अब्बा को सब कुछ बताया था। जब ताया अब्बा को सब कुछ बताया गया, ताया अब्बा जो वहां दिन रात मेहनत कर रहे थे अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे की इस करतूत का सुनकर टूट कर रह गए। वो हंगामी बुनियादों पर वतन वापस पहुंचे थे और सीधा थाने चले गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि हम्माद न सिर्फ इस झगड़े में मुलविस था, बल्कि वो एक ऐसे गिरोह का हिस्सा बन चुका था जो इलाके में नशा सप्लाई करते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर नशा सप्लाई करता था। ताया अब्बा ने बहुत कोशिश की, पैसे पानी की तरह बहाए और आखिरकार भारी जुर्माना और असरो रसूख इस्तेमाल करके हमाद को वामुश्किल छुड़वा लाए थे। घर वापस आकर उन्होंने हमाद को सख्त डांटा और उसे अपने साथ मस्कत ले जाने का फैसला किया, ताकि वहां जाकर कोई काम काज सीखे और उनकी नजरों के सामने रहे और उनकी मदद करे। लेकिन हम्माद का रवैया बदलने की बजाय मजीद बाग़याना हो गया। उसने साफ कह दिया कि वो मस्कत जाकर कोई मजदूरी या छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं करेगा। मेहनत तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसने ताया अब्बा से मुतालबा किया कि अगर आपको मेरी फिक्र है तो मुझे यहाँ शहर में कोई बड़ा कारोबार सेट करके दे। मैं वहां जाकर आपकी तरह जलील नहीं होना चाहता। मुझे आपकी तरह जिंदगी नहीं गुजारनी। ताया अब्बा अपने जवान बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर दंग रह गए, जिन बेटों के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने दौलत तो बहुत कमा ली, लेकिन अपने बेटों की तरबियत में बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्हें बेजा आजादी देकर। रेयान जो अपने बड़े भाई को अपना आइडियल समझता था, अब वो भी घर से गायब रहने लगा था। दादो अब अक्सर कोने में बैठी अपनी तस्वीर पढ़ती रहती थी। अब हमें ज्यादा डांटती नहीं थी, लेकिन उनकी नजरें अब हम बहनों से मिलते हुए अक्सर कतराती थीं, क्योंकि उनके वो वारिस जिन पर उन्हें नाज था अब उनकी रुसवाई का बास बन चुके थे। और ऐसा ज्यादातर दादों की वजह से हुआ था, क्योंकि दादों ने कभी उन पर रोक टोक नहीं रखी थी। इसी हंगामे और परेशानी के दौरान हमारी यूनिवर्सिटी के नताइज का ऐलान होना था। मैं और निम्रा आपी ने अपनी तमाम तर तवज्जो पढ़ाई पर मरकोज कर रखी थी, बावजूद इसके कि घर का माहौल इंतहाई कशीदा था। जिस दिन रिजल्ट आया, हम दोनों के नंबर पूरे जिले में सबसे ज्यादा थे। निम्रा आपी ने तो टॉप किया था और मैं भी नुमाया पोजीशन पर थी। ये देखकर मेरी माँ का सर खुशी से बुलंद हो गया। जब ये खबर हमारे घर पहुंची तो ताया अब्बा, जो हमाद की वजह से सर झुकाए बैठे थे, अचानक उठ खड़े हुए। हम पहली बार वो इस तरह हमारे पास आए और पहली बार उनकी आंखों में हमारे लिए प्यार और फख्र दिखाई दिया, जो हमने कभी पोतों के लिए या बेटों के लिए नहीं देखा था। उन्होंने कांपते हाथों से निम्रा आपी के सर पर हाथ रखा और फिर मिठाई का डब्बा मंगवाया। सबको मिठाई खिलाई। दादों ने जब देखा कि ताया अब्बा मिठाई ला रहे हैं तो उन्होंने हैरत से पूछा, असलम, ये मिठाई किस खुशी में और मिठाई बांट क्यों रहे हो? ताया अब्बा ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया, अम्मी जी, ये इन बेटियों की कामयाबी की मिठाई है जिन्हें हम बोझ समझते रहे। आज उन्होंने मेरा सर इस वक्त फख्र से बुलंद किया है, मेरी बेटियों ने इतनी अच्छी तालीम हासिल करके। जब मेरे बेटों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, पहली बार ताया अब्बा ने हमें बेटियां कहकर बुलाया था। और अगले ही दिन जब घर में हमारी कामयाबी का चर्चा हो रहा था, अब्बा भी अचानक सरप्राइज देने के लिए मस्कत से घर पहुंच गए। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, हम दोनों बहनें दौड़कर उनके गले लग गई थी। अब्बा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे बाप तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि उनकी बेटियों ने इतने अच्छे नंबर लिए हैं। उन्होंने हमें ढेरों दुआएं दी और ताया अब्बा के साथ मिलकर हमारी तालीम को मजीद आगे बढ़ाने का अज़म किया था। उस दौरान आज पहली बार दादो खामोश थी। ताया अब्बा ने उस दिन सबके सामने एतराफ किया कि भाई साहब, काश अल्लाह ने भी मुझे बेटियों की नेमत से नवाजा होता। मैं बेटों के ज़म में इतना अंधा हो गया था, लेकिन आज समझ में आता है कि असल सुकून और इज्जत तो उन बेटियों के दम से होती है। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे।
दादो और ताई अम्मा एक कोने में खामोश बैठी ये देख रही थी। ताई अम्मा से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनका वो मान जो गरूर जो बेटों पर था पाश पाश हो चुका था। हमाद घर में मौजूद तो था, लेकिन वो किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं था। जबकि रयान का अब भी कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गायब रहता है। वो दो दो तीन तीन दिन घर से गायब रहता था और फिर जाकर घर आता तो थोड़ी देर के लिए, जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते थे। खुशियों का ये समा अभी चंद ही दिन गुजरा था कि एक दोपहर हमारे घर के बाहर एम्बुलेंस आकर रुकी थी। एम्बुलेंस आकर रुकी, मोहल्ले के कुछ लोग परेशानी के आलम में अंदर दाखिल हुए थे और ताया अब्बा को बाहर बुलाया गया। मालूम हुआ कि रयान जो कई दिनों से गायब था, शहर के एक वीरान इलाके में मुर्दा हालत में पाया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी मौत हद से ज्यादा नशा करने की वजह से हुई थी। ये खबर सुनते ही पूरे घर में जैसे कयामत टूट गई थी। दादो तो धाड़े मार मार कर रो रही थी और अपना सर पीटने लगी थी और सख्ते के आलम में ताई अम्मा भी उनके पीछे ही खड़ी थी। वो बार बार रयान का नाम लेकर पुकारती थीं कि मेरा पोता मुझे छोड़कर कहाँ चला गया, मेरा रयान मुझे छोड़कर क्यों चला गया। ताई अम्मा तो जैसे जिंदा लाश बन गई थी। जिस बेटे के लिए उन्होंने बेटियों को तरसाया था, आज वही बेटा उन्हें उम्र भर का गम लेकर मट्टी तले जा रहा था। ताया अब्बा ने रोते हुए रयान की लाश को कंधा दिया था और उस दिन पूरे गांव ने देखा था कि औलाद की बेरा रवि का अंजाम कितना हौलनाक होता है। रयान के इंतकाल के बाद हमाद पर भी खौफ तारी हो गया था, लेकिन अब भी वो मेहनत करने को तैयार नहीं था। किसी की कोई बात नहीं सुनता था। एक दिन वो घर से सबकी नजरें चुराकर गायब हो गया और अपने साथ ताई अम्मा के सारे जेवरात और घर में ताया अब्बा की रखी हुई नकद रकम भी ले गया था, जो उन्होंने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखी हुई थी, आते हुए साथ लेकर आए थे। ताई अब रोज रात को मुसल्ले पर बैठकर रोती थी और दुआ करती थी, या अल्लाह, मेरा एक बेटा तो तूने छीन लिया, कम से कम दूसरे को हिदायत दे दे, वो घर वापिस आ जाए। दादो जो कभी पूरे घर पर हुक्म चलाती थी, अब बिल्कुल खामोश हो गई थी और सहमी हुई रहती थी। अब उन्हें पैसों का भी इतना लालच नहीं रहा था। अब वो चाबियों का गुच्छा अब किचन के एक कोने में पड़ा रहता था। ताई अम्मा भी उस पर हुकूमत नहीं चलाती थी, क्योंकि अब ना वो रोब रहा था और ना ही वो गरूर रहा था। अब्बा और ताया अब्बा ने मिलकर फैसला किया कि वो हम दोनों बहनों को शहर के सबसे बड़े कॉलेज में, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में मजीद तालीम दिलवाएंगे, ताकि हम अपना मुस्तकबिल खुद बना सकें। आज जब मैं और निम्रा आपी अपनी अपनी तालीम मुकम्मल करके अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, तो हम ही अपनी माँ, अब्बा और यहाँ तक कि ताया और दादो का भी सहारा है। दादो अब अक्सर मेरा हाथ पकड़कर कहती हैं कि मुझे माफ कर देना, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों का बड़ा दिल दुखाया। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि औलाद बेटा या बेटी होना नहीं होती, वो अल्लाह की नेमत होती है, अगर उसकी तरबियत अच्छी हो तो। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि औलाद की जिन्स पर फख्र महसूस करने की बजाय उनकी तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए। उनकी तरबियत अच्छे से करनी चाहिए। बेटा हो या बेटी, दोनों अल्लाह की अता है और कभी भी बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक़्त पड़ने पर वही बेटियां गिरती हुई दीवारों को सहारा देती हैं, माँ बाप का बाजू बन जाती हैं। इंसान को कभी अपनी ताकत या बेटों पर इतना गरूर नहीं करना चाहिए कि वो अल्लाह की दी हुई दूसरी नेमतों की नाकदरी कर सके। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि हमारी हर आने वाली स्टोरी आप तक पहुंचे। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी औलाद को आपका फर्माबरदार बनाए। आमीन।